Yeah, today I have for you what today I have some important questions. There are about 45 important questions और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। आज जो हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के important questions है sharing with you PDF file. If it's visible, let me know. I hope it's visible. First, you will come to know about poetry, the basic characteristics of poetry. After it, you will get some important questions on forms of poetry. पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। जो पोइट्री है ये भी लिटरेरी आर्ट का एक फॉर्म है। लिटरेरी आर्ट के फॉर्म में एज यू सी ड्रामा, यू सी नॉवेल, यू सी शॉर्ट स्टोरी, यू सी प्रोज, ऐसे ही आपका क्या है पोइट्री भी एक फॉर्म है लिटरेरी आर्ट का। इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इवोकेटिव क्वालिटी। जिसमें जो है जो लैंग्वेज का इसमें सबसे बड़ा खेल लैंग्वेज का है। जो लैंग्वेज है वो एस्थेटिक और इवोकेटिव क्वालिटीज के रूप में यूज किया जाता है। इन एडिशन टू इट्स अपरेंट मीनिंग, और इसका जो एक अपरेंट मीनिंग है, एक जो क्लियर मीनिंग है, उसके उसके बियॉन्ड भी मीनिंग निकलता है। स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म्स आर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री have been developed by many cultures in more developed clothes are received poetic forms, the rhyming scheme, meter, और इसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी आते हैं। जो है पोएटिक फॉर्म्स में जब आप बात करते हैं सब भी चीजें देखी, ये सब भी चीजें देखी जाती है, ये सब भी चीजें देखी जाती है। Rhyming scheme, meter, and other elements of poem are based on sets of rules ranging from the relatively loose rules that govern the construction of an elegy. इसके अलावा आप देखेंगे जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है वो लगभग दो तरह का फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता है। एक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री और एक आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसमें ज्यादातर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में ज्यादातर क्या मतलब उसमें लिरिक है, आपका ओड है, आपका एलिजी है, आपका सोनेट है, जिसमें पोएट डायरेक्ट एक तरह से क्या करता है अपनी बात को रखता है विद रीडर। तो एलिजी या इस तरह की जो भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, एलिजी है, सोनेट है, ओड है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में आता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या चीजें आती है, वे चीजें जो कि आप कह सकते हैं कि पोएट एक तरह का डिस्टेंस बना के रखता है। किसके साथ डिस्टेंस बनाता है, पोएट मेक्स अ डिस्टेंस विद रीडर, और वो उसमें जो है किसी थर्ड पर्सन को का हेल्प के माध्यम से अपनी बात को रखता है। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने की सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और ये करीब करीब 25 है, और हमें ये ध्यान में रखना क्या क्या चीजें पूछी गई है। एमसीक्यू ऑन टाइप्स ऑफ पोइट्री विद क्वेश्चंस एंड आंसर। इवन आंसर भी मैंने सामने रख दिया है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर कि which poetic form is written with a precise meter that does not rhyme। वो कौन सा पोएटिक फॉर्म है जो प्रिसाइज मीटर में लिखा गया, संक्षिप्त मीटर में लिखा जाता है और राइम नहीं करता। अगर राइम नहीं करता तो कौन सा है, ब्लैंक वर्स राइम नहीं करता। बाकी जो राइम्ड पोइट्री है वो तो राइम करता ही है। और दूसरा चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री। यह उसका खासियत है कि ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो ब्लैंक वर्स है, इस ब्लैंक वर्स को सबसे पहले हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने यूज किया है 1540 ईस्वी में, जब उन्होंने वर्जिल की एडीन नाम का जो महाकाव्य था, जो लिटरेरी एपिक है, उसका ट्रांसलेशन किया। और वो कौन सा था, बुक सेकेंड एंड बुक 4। तो बस आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसपे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच पोएटिक फॉर्म, वो कौन सा पोएटिक फॉर्म है, इज रिटेन जिसे लिखा गया है विद अ प्रिसाइज बीटा दैट डज नॉट राइम, जो राइम नहीं करता, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स है। और ब्लैंक वर्स कैसे है, ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। जो ब्लैंक वर्स है वो अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जो भी अनराइम्ड फॉर्म होता है वह एक ऐसा वर्ड्स फॉर्म होता है जिसमें कि एक लाइनें दूसरे से राइम नहीं करेगी,
और साथ ही साथ जो ब्लैंक वर्स है, ये जो है किसने इसको सबसे पहले जो है पोएट्री में लाया, इसको हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने लाया। और हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने उन्होंने जो वर्जिल पोएट है उनकी किताब एनीड रही है। कौन सी किताब रही? एनीड, AENEID। एनीड जो है लैटिन में लिखी गई थी, और इस एनीड का ट्रांसलेशन उन्होंने 1540 में किया। किसने? हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने, बुक सेकंड एंड बुक फोर। जब उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया, तब जाकर के उस ट्रांसलेशन को पहली बार उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स पे यूज किया हुआ था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक वर्ड्स को किसने सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया है, तो आपका हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे। कौन सी किताब? एक ट्रांसलेशन वाली किताब रही है, वर्जिल का एनीड। और एनीड आपका लिटरेरी एपिक की कैटेगरी में आता है, और ये आपका 12 किताबों में डिवाइड था। उसकी उन्होंने केवल 2 किताबें ट्रांसलेट किया। वो जो 2 किताबें ट्रांसलेट किया है वो बुक सेकेंड एंड बुक फोर रही है। यह काम उन्होंने कब किया था? यह काम उन्होंने जो है 1540 में किया था। कौन कौन सी किताबें ट्रांसलेट की है? बुक सेकेंड एंड फोर, कब? 1540 में। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज ये है कि जो आपका ब्लैंक वर्स है, ब्लैंक वर्स एक आइडियल मीटर रहा है। कब आइडियल मीटर रहा? एलिजाबेथन एज में रहा है, जैकोबियन एज में रहा है, एज ऑफ जॉन मिल्टन में रहा है। ब्लैंक वर्स का यूज तमाम ग्रेट एपिक्स में किया गया। पैराडाइज लास्ट में किया गया, पैराडाइज रिगेन में किया गया, द प्रील्यूड में किया गया, ये सब में उसका यूज किया गया है। इवन द वेस्ट लैंड में भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पोयम्स जो रोमांटिक एज का रहा है, जैसे आप कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ का आपका टिंटन एबी रहा है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लिरिक्स रहे जहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया गया। शेक्सपियर के सारे ड्रामा ब्लैंक वर्ड्स में रहे हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजिडीज रही है वो भी ब्लैंक वर्ड्स में। और क्रिस्टोफर मार्लो ने तो अपने ब्लैंक वर्ड्स का जो 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 वर्ड उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में यूज किया, उसको उन्होंने इतना अच्छे ढंग से यूज किया कि बाद में बेन जॉनसन ने उनके द्वारा यूज किए गए ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइफ पे, मैंने आपको ब्लैंक वर्ड्स बताया कि ये चीजें रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पोएटिक फॉर्म, एक ऐसा पोएटिक फॉर्म विच इज रिटेन विद आयाम्बिक पेंटामीटर। वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है? आयाम्बिक पेंटामीटर में जो लिखा जाता है वो ब्लैंक वर्ड्स होता है। बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आयम्बिक पेंटामीटर केवल ब्लैंक वर्ड्स में ही नहीं यूज किया जाता, बल्कि हीरोइक कपलेट पे भी यूज किया जाता। अगर यहाँ पे ऑप्शन हीरोइक कपलेट दिया होता तो कंफ्यूजन होता, फिर दोनों आंसर सही होते। जो पोएटिक फॉर्म है विच इज रिटन विद आयम्बिक पेंटामीटर, तो ये कौन सा आपका रहा? ब्लैंक वर्स रहा है। लेकिन ये जो ब्लैंक वर्स रहा है आपका, ये हमें ध्यान में रखना है, ये अनराइम्ड होता है। लेकिन इसी आयाम्बिक पेंटामीटर में और कौन सा चीज लिखा जाता है? हीरोइक कपलेट, HEROIC। हीरोइक कपलेट भी आपका किस में लिखा जाता है? हीरोइक कपलेट भी आपका आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। लेकिन जो हीरोइक कपलेट आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, यह जो है क्या होता है कि ये राइम्ड होता है, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन हीरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्ड्स। हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स में केवल एक अंतर है। वो कौन सा अंतर है? हीरोइक कपलेट आपका राइम्ड होता है और ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। बाकी दोनों आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है, मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं। आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। आयाम्बिक में पहला सिलेबल क्या होता है? अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। पेंटा माने 5 होता है। 5 का मतलब कि अगर पेंटामीटर है तो 5 फीट और 10 सिलेबल होगा। ये 2 क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पोएटिक फॉर्म हैज अ कंसिस्टेंट मीटर विद 10 सिलेबल। वो कौन सा पोएटिक फॉर्म है जिसका 10 सिलेबल होता है इन ईच लाइन इन पोइट्री एंड प्रोज, आल्सो वेयर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। जहां पे पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल क्या होगा? दूसरा सिलेबल आपका स्ट्रेस्ड होगा। ये अभी अभी मैंने बताया था। एक किसकी खासियत है? ब्लैंक वर्ड्स की खासियत है। वो कौन सा पोएटिक फॉर्म है जिसमें 10 सिलेबल्स होता है? पोएटिक फॉर्म वर्ड्स है। विच पोएटिक फॉर्म
हैज अ कंसिस्टेंट मीटर, वह कौन सा पोइटिक फॉर्म है जिसमें एक कंसिस्टेंट मीटर यूज किया जाता है, जो जिसमें 10 सिलेबल होगा ईच लाइन में, चाहे वह पोइट्री में हो चाहे प्रोज में हो। पहला आपका अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। तो ये किसकी खासियत होती है? ब्लैंक वर्ड्स की खासियत होती है। लेकिन यही खासियत हीरोइक कपलेट की, क्योंकि हीरोइक कपलेट भी आपका आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। लेकिन जब भी ये आएगा तो दोनों में अंतर क्या है? आयाम्बिक पेंटामीटर आपका राइम्ड होता है, ब्लैंक वर्ड्स आपका अनराइम्ड होता है। बाकी ओड और सोनेट ये सब क्या है? ये सब फॉर्म्स ऑफ पोयम है। क्वेश्चन नंबर 4 है द अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। जो अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर है वो किस पे यूज किया गया है? अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्ड्स पे यूज किया गया। ब्लैंक वर्ड्स का जो ब्लैंक वर्ड्स में तो आयाम्बिक पेंटामीटर होता ही है, हीरोइक कपलेट में भी आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, लेकिन पेंटा माने 5 फीट आर 10 सिलेबल। लेकिन जो है आपका अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है किस पे? ब्लैंक वर्ड्स पे। यही एक डिफरेंस है ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट के बीच में। अ पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वाउल, एक ऐसी पोइट्री जिसमें राइमिंग वाउल साउंड आता है। राइमिंग वाउल साउंड्स एट पार्टिकुलर मोमेंट्स इज कॉल्ड। कह रहे कि एक ऐसी पोइट्री जिसमें राइमिंग वाउल साउंड आएगा, उस पोइट्री को क्या कहा जाता है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स या राइम्ड पोइट्री? राइम्ड पोइट्री। कोई भी पोइट्री, अ पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वाउल साउंड एट पार्टिकुलर मोमेंट्स, किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट में, चाहे वह लाइन के अंत में आए राइमिंग, चाहे लाइन के बीच में आए, या पूरी लाइन में कहीं पर भी राइमिंग वाउल साउंड अगर आता है तो उस तरह की पोइट्री को क्या कहा जाता है? राइम्ड पोइट्री कहा जाता है कि ये राइम कर रही है। ब्लैंक वर्ड्स पे राइम्ड नहीं होता, इसीलिए उसको अनराइम्ड कहा जाता है। हीरोइक कपलेट में राइम्ड होता है तो हीरोइक कपलेट राइम्ड पोइट्री का एक हिस्सा होता है, जबकि दोनों आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि राइम्ड पोइट्री का डिफिनेशन क्या है? अ पोइट्री दैट कंटेन्स राइमिंग वाउल साउंड एट पार्टिकुलर मोमेंट्स इज कॉल्ड राइम्ड पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 6 है इन कंट्रास्ट टू ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स से के अपोजिट में, कंट्रास्ट में, विच पोयम्स आर राइम बाय डिफिनेशन, वह कौन सी पोयम है जो कि राइम करती है? आल्दो देयर इसकी वैरीज, यद्यपि उसका इसकी वैरीज होता है। तो अगर जो है ब्लैंक वर्स के अकेश में अगर आप देखेंगे कि कौन सी राइम करती है, जो राइम करती है वो क्या है? राइम्ड पोयम्स ही होगा। वो कहीं पे भी जो है ए एंड बी नहीं होगा कि राइम्ड भी होगा और अनराइम्ड भी होगा। ब्लैंक वर्ड्स के अगेंस्ट में जो पोयम राइम करती है उसको राइम्ड पोयम कहा जाता है। और वह कौन सा पोयम है? वह आपका जो है हीरोइक कपलेट है। हीरोइक कपलेट में जो लिखी जाती है दैट इज अ राइम्ड पोयम। आयाम्बिक पेंटामीटर में वो भी है, आयाम्बिक पेंटामीटर में ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोयम इज अ लेंदी नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री, कौन सा पोयम जो है लेंदी और नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री, बड़ा होता है और लेंदी नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री? एपिक्स, एपिक्स का डिफिनेशन मैंने बताया था। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। एपिक जो है एक लंबी कहानी होती है जो कि वर्ष में सुनाई जाती है। एपिक का बताए भी थे दो तरह से होता है, प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग पोयम्स विच आर टिपिकली डिटेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट आर कॉल्ड पोयम्स। कह रहे हैं कि द लॉन्ग पोयम्स वह लंबी पोयम विच आर टिपिकली डिटेल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स, जिसमें जो है बहुत सारी चीजों का डिटेल में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें फीड्स होते हैं और एडवेंचर्स होते हैं। फीड्स एंड एडवेंचर जिसमें साहसिक कार्यों को दिखाया जाता है ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट, एक डिस्टेंट पास्ट से, आर कॉल्ड पोयम्स, उसको क्या कहा जाता है? उसको भी एपिक कहा जाता है। फिर से मैं समझा दूं, जो डिफिनेशन दे रहा है द लॉन्ग पोयम्स वह लंबी पोयम विच आर टिपिकली डिटेल, जिसको जो है टिपिकली और डिटेल में बताई जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स और एडवेंचर्स को दिखाया जाता है कैरेक्टर्स के फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट, और उसको जो है क्या होता है? बीते हुए समय के जो चीजों को लेकर के बताया जाता है उस पोयम में, उसको क्या कहा जाएगा? एपिक। जैसे
पैराडाइज लास्ट है। पैराडाइज लास्ट क्या है? एक तरह का डिटेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर्स, उसमें सेटन का, गॉड का, बिल्जबब का, और एक डिस्टेंट पास्ट की एडम और ईव अर्लीस्ट फोरफादर दे वर लिविंग देयर, दे लेफ्ट, they were forced to leave the heaven and just threw away from heaven to earth, these things we see। तो एपिक का ये चीजें उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ लॉन्ग पोयम, एक लंबी पोयम विच इज ऑफ ए बुक लेंथ नैरेटिव इन वर्ड्स फॉर्म दैट इज अबाउट द हीरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन, जिसमें एक सिंगल पर्सन का हीरोइक जर्नी होता है, और मोर देन वन पर्सन, या एक से अधिक पर्सन का एक हीरोइक जर्नी दिखाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज आल्सो एपिक। फिर से मैं बता दूं, अ लॉन्ग पोयम एक बड़ी कविता विच इज ऑफन बुक लेंथ, जो बुक की शक्ल में होती है। एपिक को कितनी किताबों में बांटा जाता है? 12 किताबों में। पहली बात तो एक वो लॉन्ग पोयम, दूसरा चीज जो बुक की शक्ल में हो, तीसरा चीज कहानी बताई गई हो। कहानी किसमें? कविता में बताई गई हो। दैट इज अबाउट द हीरोइक जर्नी, जिसमें किसी का हीरोइक जर्नी दिखाया जाता हो, किसका? एक सिंगल पर्सन का, या मोर देन वन पर्सन, या एक से अधिक पर्सन का, उसको क्या कहा जाता है? एपिक कहा जाता है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी, जो होमर्स का इलियड एंड ओडिसी सबको पता है, ये एपिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक फॉर्म लैक्स अ कंसिस्टेंट राइम? करे वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है जिसमें राइम नहीं होता है, राइम स्कीम नहीं होता है, या कंसिस्टेंट नहीं होता, लगातार नहीं आता? लैक्स अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम, वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है जिसमें एक तरह से रेगुलर पैटर्न पर राइम स्कीम नहीं होगा, मेट्रिकल पैटर्न की कमी होती है, या म्यूजिकल फॉर्म की कमी होती है? ये चीज किसकी? फ्री वर्ड्स पे। फ्री वर्ड्स पे ये चीजें नहीं होती है। फ्री वर्ड्स का यूज सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन ने किया था। कौन, किसने किया था? वाल्ट, WALT, वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी किताब बुक्स ऑफ लीव्स ऑफ बुक्स में किया हुआ था। उसमें उन्होंने इसको किया हुआ था। तो जो फ्री वर्स है उसकी खासियत यही है कि फ्री वर्स जो है, आप एक कह सकते हैं कि यह अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स हो सकता है, या अगर राइमिंग होता है तो फ्री वर्स है इरेगुलर, इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म, इरेगुलर बीटर, इरेगुलर रिदम, ये सब चीजें उसमें रेगुलर फॉर्म में नहीं होगी, कंसिस्टिंग नहीं होगा कोई भी चीज, इस तरह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोयम विच इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, एक ऐसी पोयम जो तमाम तरह के लिमिटेशन से फ्री है, जिसमें किसी तरह का कोई लिमिटेशंस नहीं होता, कोई बंधन में नहीं रखा जाता। पोयम विच इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, एक ऐसी पोयम जो तमाम तरह के लिमिटेशन से फ्री है, जैसे उसमें रेगुलर मीटर नहीं होता है, रिदम नहीं होता, एंड आल्सो डज नॉट राइम स्कीम, और राइम स्कीम नहीं होता, विद फिक्स्ड फॉर्म्स, इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। इसीलिए इसका नाम है रखा गया फ्री वर्ड्स, जो हर तरह के बंधन से मुक्त हो, ना तो वह किसी तरह की नियम कानून, ना किसी तरह का राइम पैटर्न, ना रिदम, ना ही आप कह सकते हैं और कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करती है। दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्री वर्ड्स। वेयर हाइकू पोएटिक फॉर्म हैज बीन ओरिजिनेटेड, हाइकू कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? जापान में। हाइकू क्या है? शॉर्टेस्ट फॉर्म्स ऑफ पोयम, पोयम का सबसे शॉर्टेस्ट रूप है जो है हाइकू। तो हाइकू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जापान में हुई है। हाइकू पोएटिक फॉर्म जापान में उत्पत्ति। हाइकू इज अ पोएटिक फॉर्म, हाइकू जो है पोएटिक फॉर्म होता है कितने लाइन का? 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का? 3 लाइन का। हाइकू कितने जो है लाइन का होता है? 3 लाइन का होता है। तो यू आर गेटिंग इट हियर कि वेयर हाइकू पोएटिक फॉर्म हैज बीन ओरिजिनेटेड, जो हाइकू पोएटिक फॉर्म है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जापान में। नंबर 1 पॉइंट, उसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। नंबर 2 पॉइंट, अ हाइकू इज अ 3 लाइन पोएटिक फॉर्म, जो हाइकू है वह 3 लाइन पोएटिक फॉर्म है। कितने लाइन का पोएटिक फॉर्म है? 3 लाइन का। द हाइकू कंटेन्स 3 सेक्शन, जो हाइकू है इसका 3 सेक्शन होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होगा बी वाला, सॉरी ए वाला, उसका स्ट्रक्चर ए वाला होगा। ऑलरेडी आंसर भी दिया है तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि 575 पहली लाइन में, चूंकि हाइकू 3 लाइन में होता है, तो पहली लाइन में 5 शब्द का यूज किया जाएगा, दूसरी लाइन में 7 होगा, और तीसरी लाइन में 5 होगा। 575 सिलेबल होगा, शब्द नहीं बल्कि सिलेबल अगर कहा जाए। उसके बाद जो है, अ शॉर्ट पोयम
एक छोटी कविता विच यूजेस अ क्लैरिफाइंग लैंग्वेज, जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर लैंग्वेज का यूज किया जाता है टू कन्वे द इसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, और जिसमें जो है क्या किया जाता है, आदमी अपने अनुभव नेचर के साथ शेयर करता है, मोस्टली लिंक टू द ह्यूमन कंडीशन, और जो मानव हालात को भी दर्शाता। अ शॉर्ट पोयम, एक छोटी पोयम विच यूजेस अ क्लैरिफाइंग लैंग्वेज, जिसमें एक स्पष्ट क्लियर लैंग्वेज का यूज किया जाता है टू कन्वे, कन्वे प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए, द इसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव को शेयर किया जाता है, ऑफ नेचर, नेचर का, मोस्टली लिंक्ड, जो कि लिंकिंग होता है किससे, टू द ह्यूमन कंडीशन, मानव जीवन से। उस पोयम को क्या कहा जाता है, हैकू कहा जाता है। तो हैकू कितनी लाइन का, 3 लाइन का। हैकू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जापान से हुई है। जो तीनों लाइन होगा उसमें कितने कितने सिलेबल, पहली लाइन में 5 सिलेबल, दूसरी लाइन में 7 सिलेबल, तीसरी लाइन में 5 सिलेबल। और हाइकू क्या है, यह शॉर्ट पोयम, हाइकू इज अ शॉर्ट पोयम, जिसमें क्लैरिफाइंग लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा का यूज किया जाता है टू कन्वे द इसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सिमिलर टू विच पोइटिक फॉर्म, किस पोइटिक फॉर्म के सिमिलर में, अ नैरेटिव पोइट्री टेल्स अ स्टोरी, एक नैरेटिव पोइट्री होता है जो स्टोरी बताती है। सिमिलर टू विच पोइटिक फॉर्म, करें नैरेटिव पोइट्री के ही सिमिलर एक दूसरा पोइटिक फॉर्म होता है, अ नैरेटिव पोइट्री टेल्स अ स्टोरी, जिसमें कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी एपिक में सुनाई जाती है, ना ओड में सुनाई जाती है, ना सॉनेट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिव पोइट्री इज, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिव पोइट्री क्या है, द मिड नाइट राइड ऑफ पॉल रेवरी बाई हेनरी वर्ड्सवर्थ, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाई एस टी कॉलरिज, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। ये दोनों डायरेक्टिव पोइट्री का, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर डायरेक्टिव पोइट्री का, क्यों, चूंकि वहां पे बैलट का यूज किया गया, बैलट भी शॉर्ट डायरेक्टिव पोयम होता है। बाकी द मिड नाइट राइड ऑफ पॉल रेवरी का वो भी है। नेक्स्ट है अ पोएटिक फॉर्म विच डील्स विद द, एक पोएटिक फॉर्म जो डील करता है विद द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ, जो नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ और लैंडस्केप से डील करता है, वो कौन सा पोएटिक फॉर्म, पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल पोइट्री वह पोइट्री होती है जो नेचुरल वर्ल्ड को, रूरल लाइफ को, लैंडस्केप जैसे सब्जेक्ट मैटर को लेके डील करती है, वो कौन सा पेस्टोरल पोइट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम्स हैव प्रिजर्व फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक्स, हिसियोड टू एंशिएंट रोम, वर्जिल टू द प्रेजेंट डे, कह रहे कि वह कौन सी पोइट्री है जिसको कि आज भी सुरक्षित रखा गया है, और यह एंशिएंट ग्रीक से शुरू हुआ था और वर्जिल आया, वर्जिल के साथ साथ प्रेजेंट डे तक ही चल रहा है। ये कौन सा पोयम है, पेस्टोरल पोयम है। वर्जिल वगैरह या हीजियोड जो ग्रीक में थे जो है, और जे जो आज के राइटर गेरी सिंडर है, ये सब लोग कैसा पोयम लिखते हैं, पेस्टोरल पोयम्स, और जिसका सेटिंग कहाँ पे होता है, विलेज एरिया में। इसमें अभी बता नहीं गया था कि अब पोइटिक फॉर्म विच डील्स विद द नेचुरल वर्ल्ड होगा, रूरल लाइफ होगा, लैंडस्केप, उसी का ही। तो आज भी ये पैटर्न जीवित है, पेस्टोरल पोएम। अ पोयम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डेथ और लॉस, ये बहुत कॉमन सा डिफिनेशन, किसी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर जो पोयम लिखी जाती है उसको एलिजी कहा जाता है। ट्रेडिशनली विच पोएटिक फॉर्म कंटेन्स थीम ऑफ मॉर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन, ये भी एलिजी का, वह पारंपरिक रूप से वह कौन सी पोयम है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लेके चला जाता है जहां पे आदमी मौर्न करता है, विलाप करता है, या कोई चीज खो जाती है, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाता है। द पोइटिक फॉर्म करें वह कौन सा पोइटिक फॉर्म है विच कैन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन, जिसमें रिडेम्पशन और कंसोलेशन होता है। रिडेम्पशन का चीज से रिडेम्पशन जो होता है वो क्या, किसी चीज से छुटकारा पाना। कह रहे हैं कि द पोइटिक फॉर्म, वह कौन सा पोइटिक फॉर्म है जो कि विच कैन एक्सप्लोर, जो एक्सप्लोर करता थीम्स ऑफ रिडेम्पशन, कि आप कैसे जो है दुखों से या चीजों से वो छुटकारा पाते हैं, और कंसोलेशन भी, अगर किसी पार्टिकुलर चीज के डेथ पर वो लिखा गया, किसी वस्तु के खो जाने पर लिखा गया, तो एक सांत्वना भी उसमें दी जाती है, दिखाई जाती है। दैट इज एलिजी। एंड एलिजी इन पोइटिक फॉर्म, जो एलिजी जो पोइटिक फॉर्म है, इज अ फ्यूनरल सॉन्ग, लविंग सॉन्ग, नेचुरल सॉन्ग। फ्यूनरल सॉन्ग या एक तरह के कोई आदमी जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसका विदाई गीत होता है, फ्यूनरल सॉन्ग होता है। अब मेलंकॉली पोयम, एक मेलंकॉली पोयम विच इज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ समवन हु इज पर्सनल एंड क्लोज,
टू द हार्ट इज एलिजी। ये कोई एक ऐसा पोयम जिसमें मेलंकोलिक सिचुएशन को दिखाया गया हो, जो लिखी गई हो द डेथ ऑफ समवन, किसी आदमी की मौत पर, जो कि बहुत आपका पर्सनल हो, करीबी हो या क्लोज हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, एलिजी कहा जाएगा। द फर्स्ट एलिजीज वर रिटेन इन, पहली बार एलिजी कहाँ पे लिखा गया था, ये तो सी ही है, क्योंकि ग्रीक और रोम दोनों में लिखा गया था एलिजीज। एंड एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये जो पोएम एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसको किसने लिखा हुआ है, थॉमस ग्रे का, ये हम सबको पता है। उसके बाद है आपका सोनेट। सोनेट को लेकर के, सोनेट इज अ पोएम टिपिकली कंसर्न विद, जो सोनेट है कितनी लाइन का पोएम होता है, 40 लाइन्स का पोएम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच पोएटिक फॉर्म कंटेन इंटरनल राइम, वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है जिसमें इंटरनल राइम होता है विद इन देयर 40 लाइन, 14 लाइन में ही उसमें इंटरनल राइम होगा, वो राइम पैटर्न पर चलेगा, सोनेट होगा। कि ये पोएटिक फॉर्म कौन सा, ये सोनेट है, जिसमें क्या होता है, इंटरनल राइम होता है, चाहे शेक्सपियर का ए बी सी डी ई एफ जी, या जो है पेट्रार्चन का ए बी ए सी डी या समटाइम सी डी सी, तो उसमें इंटरनल राइम होता है, और कितना, 14 लाइन का होता है। फ्रॉम विच एज सॉनेट बिगेन टू पॉपुलर, किस एज से सॉनेट जो है क्या हुआ, पॉपुलर होना शुरू हुआ। जो सॉनेट जो पॉपुलर होना शुरू हुआ, सही से देखा जाए तो लेट मिडिल एजेस से ही हो गया था। क्यों, क्योंकि पेट्रार्च जो है 14वीं शताब्दी के थे, और वो जो है वहां से काफी पॉपुलर होने लगा था। फिर सॉनेट का जर्नी इंग्लैंड में आता है, सर टॉमस यॉर्ट है, हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे है, विलियम शेक्सपियर है, सर फिलिप सिडनी है, उन सबका जो है होता है, उन सबका जो है होता है, दिस थिंग्स वी सी। तो उसके बाद जो है इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सॉनेट्स वर ट्रांसलेटेड इन द 16th सेंचुरी बाय सर टॉमस यार्ड, सर टॉमस यार्ड ने किसका सॉनेट ट्रांसलेट किया था 16th सेंचुरी में, पेट्रार्चल सॉनेट को। हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सॉनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश, करें कि सॉनेट फॉर्म को इंग्लिश लिटरेचर में किसने यूज किया हुआ है, सर टॉमस यॉर्ट ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंग्लैंड में सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया, सर टॉमस यॉर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। और ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्चल सॉनेट, जो ट्रेडिशनल इटालियन या पेट्रार्चल सॉनेट था, उसका राइम स्कीम क्या था, उसका राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी ई, ये रहा है आपका ए बी बी ए, अभी अभी मैं हम लोगों ने बात किया था। जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, ये किसके पैटर्न को फॉलो करता है, शेक्सपियरियन सॉनेट, स्पेंसरियन सॉनेट, या पेट्रार्चल। मिल्टन का जो भी सॉनेट है वो पेट्रार्चल मॉडल पर रहा, जिसका राइम पैटर्न ए बी बी ए सी डी, ये पैटर्न को चलता है, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। द इंग्लिश या शेक्सपियरियन सॉनेट, जो इंग्लिश या शेक्सपियरियन सॉनेट है, उसका राइम पैटर्न क्या है, ए बी सी डी, बी हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। विलियम शेक्सपियर टाइम एंड लव, करें जो विलियम शेक्सपियर का टाइम एंड लव है, फॉलोज द राइम स्कीम, या जो कौन सा जो राइम स्कीम को फॉलो करता है, शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, बिल्कुल सही है। विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है, या उसमें जो टाइम और लव का जो थीम है, उसमें एक पार्टिकुलर चीज को रखा गया, वह कौन सा है, शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट को फॉलो करता है, उसका पैटर्न को, उसका क्या, ए बी सी डी ई एफ जी का है, जिसमें 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट है। ओड इज मच लाइक, करें ओड किसके समान है, लगभग लगभग, या ओड जो है एलिजी के समान होता है, ना एपी के समान ना सोनेट के समान है। अ पोएटिक फॉर्म विच इज अ ट्रिब्यूट, एक पोएटिक फॉर्म जो एक श्रद्धांजलि के रूप में है, टू इट्स सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट एक श्रद्धांजलि के रूप में रखा जाता है। आल्दो द सब्जेक्ट नीड नॉट टू बी डेड, यद्यपि उसमें किसी व्यक्ति की मौत पर नहीं होता, और इवन सेंटिएंट इज, वह क्या है, ओड है। कह रहे कि ओड में लगभग एक श्रद्धांजलि का होता है, क्योंकि ओड के बारे में कहा जाता है, ओड इज नॉट रिटेन फार बट टू, कोड में किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सब चीजें रहती है। नेक्स्ट है, विच पोएटिक फॉर्म, वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडियन, जो ग्रीक एडियन से आया, मीनिंग टू सिंग और चैंट एंड बिलोंग्स टू द लॉन्ग एंड वेरी ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री, वो कहां से लिया गया, यह भी ओड है आपका। तो ओड के बारे में क्या गया, विच पोएटिक फॉर्म, वह कौन सा पोएटिक फॉर्म है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडियन, जो ग्रीक से आया है, मीनिंग टू सिंग, जिसका मतलब होता है गीत, वोट का मतलब गीत, आर चैंट एंड बिलोंग टू द लॉन्ग एंड वेरी ट्रेडिशन ऑफ लिरिक पोइट्री। ओड इज आफ्टर ग्रीक, करे ओड जो है आफ्टर ग्रीक, ग्रीक से आया, लेटर रिजर्व बाय विच पोएट्स, ये बाद में किन पोएट्स के द्वारा रिजर्व किया गया, टू कन्वे देयर स्ट्रांगेस्ट सेंटीमेंट्स, रोमांटिक पोएट्स ने। ओड जो है, जो ग्रीक से आया हुआ था, रोमांटिक एज में काफी पॉपुलर हुआ, चूंकि जॉन कीट्स को किंग ऑफ ओड कहा जाता है, उनका, उन्होंने बहुत सारा ओड लिखा हुआ रोमांटिक एज के। which can be generalized as a formal address to an event, a person or thing not present,
कह रहे हैं कि किस पोयम में चीजों को जनरलाइज किया जाता है और एक फॉर्मल एड्रेस के रूप में होता है, चाहे वह इवेंट हो, चाहे पर्सन को लेकर के हो, या कोई थिंग है जो हमारे सामने मौजूद नहीं। ये काम किस में होता है? ओड में होता है। क्योंकि ओड को क्या कहा जाता है? ओड इज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू का कॉन्सेप्ट होता है। ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ विच पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज रिटन बाय जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है। विच लिटरेरी फॉर्म इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय पोएट्स राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीस। कह कि वह कौन सा लिटरेरी फॉर्म है जो पहली बार डेवलप किया गया? फर्स्ट डेवलप बाय पोएट्स राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीक, जो एंशिएंट ग्रीक में लिखा गया था, दैट वाज ओड। विच लिटरेरी फॉर्म, कौन सा लिटरेरी फॉर्म था इज फर्स्ट डेवलप, पहली बार डेवलप किया गया बाय पोएट्स राइटिंग इन एंशिएंट ग्रीक। लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड आर द थ्री पार्ट्स। ये किसका तीन हिस्सा है? ये ओड का हिस्सा है। सो टुडे आई हैव कवर्ड हाउ मेनी क्वेश्चन? टुडे आई हैव कवर्ड 45 क्वेश्चंस and I hope that you have enjoyed these questions, and thanks for giving your company. We will meet tomorrow. You can just send feedback, and if you have any suggestion, you can just send it in group. Okay.